ओके, सो बेटा अगर अभी लिख रहे हो तो जल्दी जल्दी लिखना थोड़ा। ओके, सो मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with study of force, motion and their relationship. Okay, done. Yes sir. ओके, सो बेटा मोशन मैकेनिक्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज स्टैटिक्स, उसके बाद काइनेमैटिक्स और फिर डायनामिक्स। तो स्टैटिक्स जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, स्टैटिक्स का मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऐसा जो रेस्ट पे रहता है। ओके, जैसे कि मान लो एक बिल्डिंग हो गई, एक ब्रिज हो गया, कोई भी एक स्ट्रक्चर हो गया। सो जो हमेशा रेस्ट पे रहेगा, जनरली हम लोग बात करें तब। और अगर इस पे कोई फोर्स लग रहा है, कंटिन्यूअस फोर्स लग रहा है, तो उसकी स्टडी को हम स्टैटिक्स में कहते हैं। सो ब्रिज एक है, तो ब्रिज पे कंटिन्यूअस जब कार जब चलने वाली है तो उस पर कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ फोर्स लगने वाला है, और उस फोर्स को सस्टेन कर सके इस डिजाइन से हमको ये ब्रिज बनाना पड़ेगा। वैसे कोई भी स्ट्रक्चर होगा उसको उस तरह से बनाना पड़ेगा ताकि वो एटमोसफियर के या फिर एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से कोलैप्स ना हो जाए। तो उसकी स्टडी को हम लोग स्टैटिक्स कहते हैं। आ रहा है समझ में? Yes Okay, so it sir. is a branch of mechanics which deals with object at rest. It is a branch of mechanics which deals with object at rest. Okay, so basically डिजाइन का काम है पूरा, कि कोई भी बिल्डिंग बनानी है, कोई टावर बनाना है हमको, अगर कोई बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये स्ट्रक्चर किस तरह से वर्क करेगा या फिर उसकी डिजाइन कैसी होनी चाहिए, वो स्टैटिक्स में पड़ता है। और सर मैं अभी भी ज्वाइन हुआ, क्या क्या मिस किया मैंने? हाँ बेटा, ये फर्स्ट स्लाइड ही चल रही है। ओके, तो कुछ मिस नहीं किया है, यही हम लोग अभी डिस्कस ही कर रहे हैं। सर ये वो 11th का है या 9th का? ये बेटा 11th का है। हाँ ओके सर। चलो लिख लिया, स्टैटिक्स लिख लिया। ओके, Yes sir. उसके बाद देखते हैं काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स क्या होता है? तो काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन की स्टडी करते हैं, बट क्यों मोशन क्यों हो रहा है वो हम लोग नहीं सोचेंगे। विच मीन्स हम सबको पता है कि मोशन होने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है। तो जब तक हम फोर्स की बात नहीं करेंगे तब तक की स्टडी को हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। So it is a branch of mechanics which deals with the motion of objects only without considering the cause of motion. Okay, मोशन क्यों हो रहा है वो नहीं सोचेंगे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ ये सोचेंगे कि जो मोशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, मतलब उसमें स्पीड कितनी है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसको हम लोग काइनेमेटिक्स कहेंगे। तो जब तक हम फोर्स की बात नहीं करें तब तक हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। जैसे ही हम फोर्स की बात करने लगे देन इट इज कम्स अंडर डायनामिक्स। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ कॉज ऑफ मोशन। ओके, कॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो उसको हम डायनामिक्स कहेंगे। ओके, इतना लिख लो पहले। डन, लिख लिया? नो सर। ओके, लिख लो जल्दी से। लिख लिया? हो गया सर। हो गया ना? ओके, तो देखो बेटा, काइनेमेटिक्स के अंदर जब भी हम लोग बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मोशन कैसे हो रहा है वो बात करेंगे, क्यों हो रहा है वो नहीं बात करेंगे।
राइट। सो इन काइनेमेटिक्स अगर मान लो एक कार चल रही है या एक ट्रेन चल रही है, दोनों का मतलब सेम होगा। समझ में आ रहा है? जब तक हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं तब तक अगर एक कार भी जा रही हो या फिर एक ट्रेन भी जा रही हो, हमारे लिए क्या हो रहा है, दोनों का मोशन ही हो रहा है और कुछ नहीं सोचेंगे हम, राइट। तो हमेशा हम लोग काइनेमेटिक्स में हर एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं। ओके, तो चाहे वो कार हो चाहे ट्रेन हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट डायनामिक्स में जैसे ही हम लोग स्विच करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई कार के लिए बहुत ही स्मॉल इंजन की जरूरत है, उसको मोशन करने के लिए बहुत ही छोटा सा इंजन चाहिए। बट अगर मेरे को अगर ट्रेन को चलाना है तो बहुत ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, राइट। सो उसका जो मैकेनिज्म है वो हम लोग डायनामिक्स में देखेंगे। काइनेमेटिक्स के लिए कुछ नहीं है, मोशन कैसा हो रहा है सिर्फ वही देखने को आता है। समझ में आ गया? डिफरेंस समझ में आ गया काइनेमेटिक्स डायनामिक्स में? ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट स्लाइड करूँ? यस यस सर। ओके, सो मैकेनिक्स को हम इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, दैट इज काइनेमेटिक्स, राइट। सो अब रेस्ट क्या है और मोशन क्या है? तो कोई बता सकता है मोशन क्या होता है? मोशन की डेफिनेशन क्या है? मोशन की डेफिनेशन जल्दी बोलो। change in position with reference to any stationary object. चेंज इन पोजीशन विद रेफरेंस टू एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, और टाइम, टाइम के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि वो मोशन में है, राइट। रेस्ट में मतलब क्या होगा कि जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, राइट। सो देखो, अभी लिखना स्टार्ट मत करना, रेस्ट एंड मोशन की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, मैं थोड़ा बहुत इसमें करेक्शन करूंगा, इसलिए अभी डायरेक्ट लिखना स्टार्ट मत करना। चलो, रेस्ट क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, राइट। सो ये जो सराउंडिंग है उसकी जगह पे मैं दूसरा वर्ड यूज करना चाहता हूँ, वो लिख लेना विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, मत लिखना विथ रिस्पेक्ट टू, लिख लेना पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम। ओके, ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे बट अभी लिख लो। सो रेस्ट, an object is said to be at rest if it doesn't change its position with respect to a reference frame with the passage of time. Similarly, जब तुम motion की लिखोगे, object is said to be in motion if it changes position with respect to surrounding की जगह पे लिखना है हमको reference frame. WRT मतलब होता है with respect to, okay? WRT मतलब with respect to, लिख लो जल्दी से इतना। सो जब तक कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, ओके, तब तक वो रेस्ट पे है। जैसे ही अपने उसकी पोजीशन चेंज की तो वो मोशन में है। डेफिनेशन लिख लो, फिर इस पर डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, ओके, बेसिक एग्जाम्पल सर लिखने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन लिख लो। लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. ओके, डन सबका, आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. ओके, सो रेस्ट एंड मोशन समझ में आ गया, राइट। सो अगर मैं पूछूं कि भाई सन मोशन में या रेस्ट पे? सन मोशन में या रेस्ट पे? Rest. रेस्ट पे। मोशन पे है। सर मोशन में किसके पास मोशन में या मोशन रेस्ट में पे? सर। सर मोशन में है ना?
मोशन में है। Yes. Respect to what? और रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड फ्रेम तो एक ही जगह रेफरेंस देखो पॉइंट बेटा, पे डिपेंड करता है। यस यस, सुनो ध्यान से। कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन में है या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, वो मैं तब तक नहीं बता सकता जब तक मुझे उसका रेफरेंस फ्रेम नहीं पता। रेफरेंस फ्रेम मतलब ऐसी जगह जहां से मैं ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि भाई सन मोशन में या रेस्ट में है, अगर मैं इतना क्वेश्चन पूछूंगा तो इट इज एन इनकम्प्लीट क्वेश्चन। मुझे बताना पड़ेगा कि मैं सन को कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अगर मैं सन को घर से ऑब्जर्व करूंगा तो पता चलेगा कि भाई पहले ईस्ट में था और इवनिंग तक आते आते वेस्ट में चला गया, तो ऑब्वियसली सन ने अपनी पोजीशन चेंज की, तो सन इज इन मोशन। बट अगर मान लो मैं एक एस्ट्रोनॉट की बात कर रहा हूँ जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर है, ओके, और तब वो सन को देखेगा तो उसको पता है कि भाई वो सोलर सिस्टम में वहीं का वहीं खड़ा रहने वाला है, राइट। तो फिर वो क्या बोलेगा कि भाई सन जो है वो क्या है, रेस्ट पे है। समझ में आ रहा है? यस Yes, sir. ओके। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि भाई एक बिल्डिंग है, वो मोशन में है या रेस्ट पे है? विद रिस्पेक्ट रेस्ट The reference डिपेंड point. करता है रेफरेंस तो एक जो बिल्डिंग है वो मोशन में है या तो वो रेस्ट पे डिपेंड है? करता है, या एक आदमी वो भी खड़ा है होगा विजुअल। इसके रिस्पेक्ट में। वापस वही जो मैंने पूछा ना कि भाई जब तक मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है रेस्ट में और मैंने बताया नहीं कि मैं कहाँ से देख रहा हूँ, तब तक वो चीज इनकम्प्लीट है। सो अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो मान लो एक ट्रेन से जा रही है, एक ट्रेन से मैं बिल्डिंग को देख रहा हूँ, तो मुझे क्या लगेगा, बिल्डिंग पीछे जा रही है ऐसा लगेगा। ओके, सो मेरे रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से, मेरे हिसाब से बिल्डिंग क्या है, मोशन में है। अगर मैं आगे जा रहा हूँ तो मुझे लगेगा बिल्डिंग पीछे जा रही है, राइट। तो मैं बोलूंगा कि बिल्डिंग इज इन मोशन। बट अगर कोई नीचे खड़ा हुआ आदमी है, वो जब बिल्डिंग को देखेगा वो बोलेगा बिल्डिंग इज एट रेस्ट। आ रहा है समझ में? सो मोशन एंड रेस्ट तब तक डिफाइन नहीं कर सकते जब तक हमें रेफरेंस फ्रेम नहीं पता हो। रेफरेंस फ्रेम मतलब मैं कहाँ से उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जब तक ये नहीं पता तब तक मोशन एंड रेस्ट मैं नहीं बता सकता। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके, चलो। सो मोशन एंड रेस्ट में ये लिख लिया, दो चीजें लिख ली। उसके बाद लिख लो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। ओके, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो लिख लेना, सब लिखने की जरूरत नहीं है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ओके, उसके बाद बेटा ये एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, तुम बाद में रीड कर सकते हो। ओके, इसमें देखो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। वी कैन नॉट say any object, we cannot decide if an object is at rest or in motion unless we are specified the point of observation of that object. Okay, a single object, आगे लिख लेना, a single object can be at rest or in motion at the same time. कौन बेटा आवाज कर रहा है? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, चलो। So a single object can be at rest or in motion at same time. Okay, motion and rest depends on frame of reference. इतना लिख लो। समझ में आ रहा है ना मोशन एंड रेस्ट रिलेटिव टर्म क्यों कहा? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? नो सर ओके, लेकिन जब हम यहाँ से देखेंगे कि सन जो है वो मूव कर रहा है ईस्ट से वेस्ट, तो मतलब वो रियल में तो मूव नहीं कर रहा ना, अर्थ मूव कर रहा है ना, तो वो मोशन कैसे होगा? Yes. बेटा क्योंकि हम मोशन और रेस्ट डिफाइन करते हैं कि हम कहाँ से उसको देख रहे हैं। मेरे रिस्पेक्ट में क्या है, मैं मोशन को कैसे डिफाइन किया कि भाई कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसको मैं मोशन में बोलूंगा।
राइट। अब कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करने के लिए मेरे पास एक स्पेसिफिक लोकेशन तो होना चाहिए, उसके बाद ही मैं उसकी पोजीशन बता सकता हूँ। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो अगर मैं अर्थ से बात कर रहा हूँ तो मैं अर्थ से सन को देख रहा हूँ, तो अर्थ की जो मेरी लोकेशन है वो एक स्पेसिफाइड लोकेशन हो गई कि वहां से मैं पोजीशन मेजर करता रहूंगा, राइट। ओके, अब मैं उस पॉइंट से जब पोजीशन रिप्रेजेंट करूंगा तो भाई पहले ईस्ट में दिख रहा था, धीरे धीरे वो वेस्ट में दिख रहा है, तो भाई मेरे हिसाब से तो उसकी पोजीशन चेंज हो ही रही है। समझ में आ रहा है? सिमिलरली मान लो एक बिल्डिंग है, उसको मैं एक ट्रेन से देख रहा हूँ और मैं अपने हिसाब से, मेरी रेफरेंस फ्रेम क्या है, मेरी रेफरेंस फ्रेम है मैं खुद, कि मैं अपने हिसाब से देख रहा हूँ कि बाकी सारी चीज क्या हिल रही है। तो अगर मैं मूव कर रहा होगा तो मुझे लगेगा कि बाकी सारी लोग अपने अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ओके, तो मेरे रिस्पेक्ट में बिल्डिंग मोशन में बोलेंगे। तो मोशन एंड रेस्ट हमेशा क्या होता है, रिलेटिव टर्म होता है, वो डिपेंड करता है कि मैं उसको कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अगर मेरा ऑब्जर्वेशनल पॉइंट मोशन ऑलरेडी मूव कर रहा है, जैसे मैं ट्रेन में बैठा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, बाकी सारी चीजें क्या करेगी, मेरे अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेगी, राइट। बट मान लो मैं ट्रेन में बैठा हूँ, मेरे बाजू में दूसरा एक बैठा हुआ है कोई, तो मेरे बाजू में जो बैठा हुआ है वो मेरे रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। यस। ओके, तो वो रेस्ट पे भी रह सकते हैं, मोशन में भी रह सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट, डिपेंड करेगा मैं उसको कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलो लिख लो यहाँ तक। नेक्स्ट लाइन लिखना, क्या कोई चीज एब्सोल्युटली रेस्ट पर रह सकती है? ओ नो सर। सर। नहीं रह सकती, राइट। सो देयर इज नो सच थिंग एज एब्सोल्यूट रेस्ट। एब्सोल्यूट रेस्ट पर है ऐसी कोई चीज पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर मैं मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखूंगा तो वो ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, ऐसा बोलूंगा मैं। लिख लिया? डन इतना? आगे बढ़े? हो गया ना इतना तो? यस सर। सर हम लोग ओके, देयर इज नो सच हाँ थिंग एज एब्सोल्यूट मोशन लिख सकते हाँ, हैं। वो भी लिख सकते हैं। ओके, देयर इज नो सच थिंग एज एब्सोल्यूट रेस्ट एज वेल एज देयर इज नो सच थिंग एज एब्सोल्यूट मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहे ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। चलो आगे बढ़े। सो आगे लिखो टाइप्स ऑफ मोशन। तो बेटा इन जनरल में 3 टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड ऑक्सिलेटरी मोशन। पहले इतना लिख लो, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन। ओके, उसके बाद देखते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है। चलो, सो दिख रहा होगा सबको तुमको, ये ब्लैक ब्लॉक दिख रहा है। ओके, मान लो ये ब्लैक बॉक्स है, ये ब्लैक बॉक्स है। ये ब्लैक बॉक्स जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट से बना होगा, हाँ या ना? यस सर। ये मैंने इधर 5 पॉइंट्स बनाए, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट से ये ब्लैक बॉक्स बनना होगा। ओके, Yes, sir. इसको अब मैं मूव कर रहा हूँ, इसको मैं मूव कर रहा हूँ और यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, इसको मूव करके यहाँ पे लेके आया, तो उसके पॉइंट्स भी यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि उसके जो पॉइंट है वो वापस ये पॉइंट ऐसे, यहाँ पे ये दूसरा, यहाँ पे ये तीसरा, चौथा और पांचवा। 5 पॉइंट सबको दिख रहे होंगे। ओके, तो जब मैं इसको डायरेक्ट स्ट्रेट ऐसा ही मूव कर रहा हूँ, राइट, उसको मैं इसी पोजीशन में रख के ऐसा मूव कर रहा हूँ। सो इन दिस मोशन ऑल द पॉइंट्स, जो सारे पॉइंट है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि सबने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया? सारे पॉइंट ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो Yes, इक्वल sir. ट्रैवल किया बोल सकता हूँ? हाँ सर।
हाँ या ना? Yes, sir. Yes. नहीं, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई इसके सारे पॉइंट है, इस ऑब्जेक्ट के जितने भी पॉइंट है वो सभी पॉइंट ने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया। ओके, इस टाइप के मोशन में। बट अब मैं ऐसा बोलूँ कि इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक आ गया, उसके बाद मैं इस ब्लॉक को कुछ इस तरह से, सॉरी, इस ब्लॉक को मैं ऐसा गिरा देता हूँ। सो लेट्स से ये ब्लॉक अब ऐसा हो गया। ओके, ये ब्लॉक ऐसा हो गया, ऐसा अज्यूम करो कि ये ब्लॉक ऐसा हो गया। तो अब इसके जो पॉइंट्स है वो डिफाइन करूंगा। तो पहला पॉइंट इधर आएगा, दूसरा पॉइंट इधर आएगा, तीसरा पॉइंट इधर आएगा, सॉरी, तीसरा पॉइंट कहाँ आएगा, एक मिनट, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। दिख रहा है पीछे का बेटा, बैकग्राउंड दिख रहा है? अच्छा, बैकग्राउंड दिखने लगा है। सर वो लाइन नीचे हो गई। एक मिनट, चलो, दिख रहा है सबको? अपना जो ऑब्जर्वेशनल पॉइंट है वो दिख रहा है ना सिर्फ, वो देख लो। चलो, सो ये हमारा जो ब्लॉक था, अगर उसको हम देखेंगे कि उसका मैंने ओरिएंटेशन चेंज किया, पहले वर्टिकल था, बाद में वो हॉरिजॉन्टल हो गया। तो जो रेड पॉइंट्स मैंने मार्क किए थे वो कहाँ कहाँ आएंगे? तो पहले तो एक वाला जो आएगा वो सबसे ऊपर आएगा, फिर दूसरा इधर आएगा, तीसरा वापस इधर आएगा ऊपर, चौथा नीचे, पांचवा और नीचे। समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. Yes. कोई डाउट इसमें? Yes. मैंने उसी No. उसी पॉइंट्स को वापस बनाया। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि पहले वाले ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो पहला वाला मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा टेढ़ा हुआ होगा, तो कुछ इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया पहले वाले ने। Yes, sir. दूसरे वाले को मैं येलो से बना रहा हूँ, दूसरे वाले ने कुछ इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। ओके, तीसरे वाले ने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हो सकता है पहले स्ट्रेट गया होगा, फिर टेढ़ा हुआ, इतना ट्रैवल किया। उसके बाद चौथे वाले ने जो ट्रैवल किया, लेट्स से यहाँ से यहाँ, और जो लास्ट वाले ने ट्रैवल किया लेट्स से यहाँ से यहाँ। मतलब हर एक पॉइंट जो है, बॉडी के हर एक पॉइंट है, वो क्या इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है क्या? No, sir. No, sir. नहीं कर रहा है। ओके, सभी पॉइंट ने अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल किया। सो इस टाइप के मोशन को मैं क्या कहूंगा? रोटेशनल मोशन। एक ऐसा मोशन जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से या फिर एक पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, गोल घूम रहा है। तो जब वो अपनी ओरिएंटेशन चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा? हर एक पॉइंट अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और जब हर एक पॉइंट अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये ट्रांसलेटरी नहीं है, ऐसा बोलेंगे। रोटेशनल है या नहीं उसके लिए अलग से कंडीशंस होती है, बट अगर हर एक पॉइंट ने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया तो उसको मैं क्या कहूंगा? इट इज नॉट अ ट्रांसलेटरी मोशन। समझ में आया? ट्रांसलेटरी की कंडीशन क्या होनी चाहिए? Yes, sir. ट्रांसलेटरी मोशन की कंडीशन क्या होनी चाहिए? हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस ट्रैवल करे। अगर हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो उसको मैं ट्रांसलेटरी कहूंगा। हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा है तो इट इज नॉट अ ट्रांसलेटरी मोशन। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? ट्रांसलेटरी मोशन सबको समझ में आ गया? सो बॉडी इज सेड टू हैव ट्रांसलेशनल मोशन इफ each particle of the body has same displacement in the same time interval. Okay, has same displacement in the same time interval. Okay, in other words, in this type of motion, every particle of body cover a finite distance in definite times in linear path. The motion of a body of a car moving in a straight line is an example of translatory motion. Okay, so ये लिख लो, मार्क कर दो या सारा लिख लोगे? ये पूरा ही लिख लो यहाँ पे, जल्दी से लिख लो ये। लिख लिया?
एक मिनट। डन, ट्रांसलेटरी मोशन डन, लिख लिया। जल्दी लिखो। यस बोलो। अगर यूनिफॉर्म मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन में डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस क्या होगा? बहुत डिफरेंस है बेटा। यूनिफॉर्म में क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट रहनी चाहिए और कुछ नहीं होता, चाहे वो गोल घूम के आ रहा हो या कैसा भी जा रहा हो, ओके, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रांसलेटरी मोशन में लीनियर पाथ दिया है तो उसमें डिफरेंस होगा ना? नहीं, मैं वही अभी समझा रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ओके, सिर्फ मैंने हाईलाइट किया उतना ही लिखना, सारा मत लिख लो, हाईलाइट किया उतना लिख लो, बाकी तो सब बोल सकते हो। अच्छा, इसके अंदर डेफिनेट टाइम्स इन लीनियर पाथ तो कुछ नहीं बचेगा। हो गया, लिख लिया? यस सर। ओके, तो बेटा ऊपर मैंने एक ब्लॉक बनाया है, ब्लैक कलर का ब्लॉक है। अब ये इस पाथ पे चल चल के यहाँ तक पहुंच रहा है। ओके, इस पाथ पे चल के ये दूसरे पॉइंट तक पहुंच रहा है। सो क्या ये ट्रांसलेटरी मोशन है या ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है? ट्रांसलेटरी मोशन तो ए सही है। पोजीशन से बी पोजीशन पहुंच रहा है, सो इट इज अ ट्रांसलेटरी मोशन, नॉट अ ट्रांसलेटरी मोशन। नॉट सर ये ट्रांसलेटरी मोशन है। तो देखो बेटा, ये भी सर ट्रांसलेटरी मोशन ट्रांसलेटरी ही है। है। क्योंकि सर उसमें डिस्प्लेसमेंट बोला है। नहीं, डिस्प्लेसमेंट बोला है ऐसा मत सोचो, तुम कोई भी पॉइंट ले लोगे, अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट, ओके, मतलब जो उसके कॉर्नर है, अगर उसको एक पॉइंट कंसिडर करोगे तो ये जो कॉर्नर है वो मिलके एक आर्क बनाएंगे। यस ये सर। कॉर्नर्स को मैं ज्वाइन कर लूँ तो उसका पाथ का एक आर्क बन जाएगा, ऐसा कोई आर्क बनेगा, राइट। सिमिलरली मैं कोई भी कॉर्नर, मान लो नीचे वाला, ये वाला कॉर्नर को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, तो भाई उसका भी जो पाथ होगा, उसका भी जो कॉर्नर होगा, वो भी सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। देखोगे तो अगर मैं इस कॉर्नर को ज्वाइंट कर दूं तो ये कॉर्नर भी जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, एज्यूम कर लो कि मैं कॉर्नर ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस भी ऊपर वाला डिस्टेंस इतना ही होने वाला है। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? मतलब इसके हर एक पॉइंट को मैं अगर कनेक्ट कर लूं, जैसे कि मान लो ऊपर वाला कॉर्नर से कॉर्नर ज्वाइन करता हूँ, तो ऊपर वाले से कॉर्नर ज्वाइन करने में पता चलेगा कि इनकी भी लेंथ उसी की लेंथ जितनी आई है। तो इस केस में क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट इक्वल लेंथ ही, इक्वल डिस्टेंस ही कवर कर रहा है। तो भले ही वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो या स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो, वो उसकी ट्रांसलेटरी मोशन की कंडीशन स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये समझ लो। समझ में आ रहा है? ओके सर। ट्रांसलेटरी मोशन की कंडीशन स्ट्रेट लाइन में जाना ऐसा नहीं है। ट्रांसलेटरी मोशन की कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन नहीं चेंज हो रहा है। अगर वो स्ट्रेट है तो थ्रू आउट द मोशन स्ट्रेट होना चाहिए, तो ये स्ट्रेट रह के कहीं पे भी मूव करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर ये स्ट्रेट रह के थोड़ी देर के बाद अगर मान लो ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है या फिर वो कुछ एंगल पे इंक्लाइंड हो रहा है, तब क्या होगा? तब वो क्या कर रहा है? ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर रहा है। क्यों? बिकॉज जैसे ही वो इंक्लाइंड होगा तो ऊपर वाला पॉइंट ऑब्वियसली ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, नीचे वाला कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। आ रहा है समझ में? सर यस सर। यस बोलो। सर जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फाइनल हाँ। इनिशियल और फाइनल पोजीशन में, तो हम ये Yes. आर्क की जगह अगर हम ऐसा सोचे कि ए और बी से उन दो पोजीशन को कंसीडर करें और देखें हाँ। कि हर कॉर्नर ने इक्वल डिस्टेंस कवर किया है, तो वो सोचना सही रहेगा कि वो आर्क देखना चाहिए। हाँ, वैसे दोनों चीज सोचनी सही है, गलत नहीं है दोनों में, कोई भी मतलब वो नहीं है। अगर तुम डिस्प्लेसमेंट सोचोगे तो सभी का डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही आएगा। अगर ये लेंथ देखोगे, उसके बाद तुम यहाँ से ये कनेक्ट कर लो, ओके, या फिर ये कनेक्ट कर लो, ये सारी लेंथ जो आएगी वो ऑलवेज इक्वल ही आने वाली। तो ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट देख लो,
ओके, बट डिस्प्लेसमेंट से हमें क्या मिलता है बेटा, पूरा आइडिया नहीं मिलता। हो सकता है कि एक ये जो तुम बॉटल ऐसा फेंकते हो ना, गेम खेलते हो, बोतल को टेबल पे वापस उसी की तरह रखने की ट्राई करते हो, बोतल को ऐसे रोटेट करके फेंकते हैं और सीधी Bottle, रख लो, sir. सीधी गिरती है, क्या बोलते हैं उसको? Bottle flip. bottle बॉटल bottle flip. हाँ, बॉटल फ्लिप जो करते हो, तो बॉटल फ्लिप करते हो उसमें डिस्प्लेसमेंट लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, पर इन बिटवीन क्या हो रहा है, वो अपना ओरिएंटेशन चेंज करता रह रहा है। तो सोचोगे तो ट्रांसलेटरी मोशन तो बिल्कुल नहीं है। आया तो समझ दोनों में? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी तो चाहिए। नहीं, डिस्प्लेसमेंट कंडीशन जो है वो हमें टोटालिटी में नहीं देगा। ओके, बेटर ये रहेगा कि तुम डिस्टेंस कंडीशन चेक करो, ताकि पता चलेगा कि जैसे कि मान लो एक कॉइन को तुम टॉस करते हो, तो जब कॉइन को टॉस कर रहे हो तो फ्लिप होने वाला है, फ्लिप होने वाला है, ओरिएंटेशन चेंज करने वाला है, तो हर एक पॉइंट अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। बट एट द इनिशियल एंड एट द फाइनल पॉइंट पे अगर सर्च करोगे और ऐसे स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर लोगे तो डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा इक्वल आएगा। समझ में आ रहा है? अगर इनिशियल ओरिएंटेशन एंड फाइनल ओरिएंटेशन सेम हुआ तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम आ जाएगा। पर हमको डिस्प्लेसमेंट चेक नहीं करना है, हमको एग्जैक्टली सोचने के लिए कि ट्रांसलेशन मोशन थ्रू आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो चेक करने के लिए मेरे को डिस्टेंस चेक करना ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, सर यस बोलो। सर जैसे आर्क टू आर्क, सॉरी कॉर्नर टू कॉर्नर सर आप ज्वाइन कर रहे थे, सर जो आर्क बन रहा है उसकी लेंथ इक्वल है, ये कैसे पता? सोचो तुम आर्क लगाओ, आर्क बनाओगे, एक मान लो एक बॉल है, उसको तुम ऐसे सर्कल में ऐसे ट्रैवल करवा रहे हो, समझ में आ रहा है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ये मान लो जो ब्लॉक है उसी को तुम सोच लो और उसको सर्कल में ट्रैवल करवा रहे हो, ऐसा सोच लो। तो जब मैं सर्कल में ट्रैवल करूंगा तो हर एक पॉइंट एक ही सर्कल पे ट्रैवल कर रहा है, अलग अलग सर्कल पे ट्रैवल कर रहा है, पर रेडियस तो सेम ही होगी हर एक पॉइंट्स की। Yes, sir. आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? या ड्रॉ करके दिखाऊं? यस सर, मतलब क्या हर एक समझ जो में आया उस या ड्रॉ ब्लॉक, करूं? हाँ, उस ब्लॉक का जो हर एक पॉइंट होगा उससे रेडियस से हो गया ऐसा। यस यस यस, जब तक बेटा वो अपना ओरिएंटेशन चेंज नहीं करेगा। ये सिंपल है, ट्रांसलेशन का एकदम सिंपल फंडा ये है, जब तक अपना ओरिएंटेशन नहीं करेगा तब तक वो क्या रहेगा, हमेशा कैसा होगा, हमेशा ट्रांसलेटरी होगा। ट्रांसलेटरी जब मोशन। तक क्या नहीं करेगा, ओरिएंटेशन चेंज, मतलब जो Orientation हॉरिजॉन्टल है, change. अगर मान लो हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल हो गया मोशन के टाइम पे, तो फिर ओरिएंटेशन चेंज हो गया। अगर वर्टिकल है इंक्लाइंड हो गया तो ओरिएंटेशन चेंज हो गया। जब तक अपना ओरिएंटेशन चेंज नहीं करेगा तब तक वो क्या रहेगा, ऑलवेज ट्रांसलेशनल मोशन रहेगा। भले ही वो फिर कैसा भी मोशन करे उससे फर्क नहीं पड़े, भले वो सर्कुलर मोशन करे ऐसे ऐसे, भले वो रेक्टिलिनियर करे, स्ट्रेट लाइन में करे, भले वो कर्व पाथ पे करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आया समझ में? ट्रांसलेटरी मोशन समझ में आ गया अच्छी तरह से? तो सर इसकी डेफिनेशन में हमने स्ट्रेट लाइन को लीनियर पाथ्स क्यों लिखा है? लीनियर पाथ इसमें बेटा नहीं आएगा, कन्फर्म डेफिनाइट टाइम्स इन लीनियर पाथ। अगर मैं टाइम को बहुत कम कर दूं तो हर एक पाथ लीनियर हो जाता है। ओके, सो लीनियर पाथ यहाँ पे नहीं आएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमको। ओके, ये कंफ्यूज हो जाओगे बेकार में, तो इसको हटाना है तो हटा लेना। ओके, so in other words, the types of motion, every particle of a body covers a definite distance in definite times. ऐसा लिखो सिर्फ, लीनियर पाथ मत लिखो। ओके, डन, बड़े आगे। Yes, और sir. सर हमने यहाँ पे जब हम लोग डिस्टेंस चेक करके मतलब ज्यादा एक्यूरेट, मतलब ज्यादा अच्छे से पता होता है ट्रांसलेटरी मोशन है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्यों? बेटा क्योंकि हम लोग ये मोशन इन 1D पढ़ रहे हैं। ओके, सो जब मोशन इन 1D पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे। ओके, इसलिए कहीं कहीं डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट यूज किया होगा बुक्स के अंदर, बट उसको हमें सोच के चेंज करना बेटर रहता है। आया समझ में? यस सर। ओके, बिकॉज हम 1D पढ़ रहे हैं इसलिए बुक्स के अंदर कभी कभी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को इंटरचेंज कर दिया होगा, बिकॉज 1D के अंदर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होने वाला है। राइट? हाँ, चलो बोलो और कुछ। और कोई कुछ पूछ रहा था? एनीवन? ओके, चलो आगे बढ़े, ये समझ में आ गया। Yes, sir. चलो आगे देखते हैं। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में क्या होगा,
तो एक फिक्स पॉइंट के अराउंड ऑब्जेक्ट क्या करेगा, टर्न करेगा। ओके, जब एक ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के अराउंड, एक फिक्स एक्सिस के अराउंड अगर टर्न करेगा तो उसको हम रोटेशनल मोशन कहेंगे। सो बॉडी इज सेड टू हैव रोटेशनल मोशन और रोटेटरी मोशन इफ ईच पार्टिकल ऑफ अ बॉडी ओके ट्रैवल्स इन अ सर्कल। ओके, ये बहुत अच्छे डेफिनेशन दी हुई है, लिख लो पहले डेफिनेशन। ईच पॉइंट ऑफ अ बॉडी ट्रैवल्स इन अ सर्कल, उसमें एक और चीज ऐड करना पड़ेगा, एक चीज ऐड कर लो, ट्रैवल्स इन अ सर्कल की जगह पे लिख लो ट्रैवल्स इन अ, बेटा सर्कल जिसके सेंटर साथ में होते हैं उसको क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ओके, सो कॉन्सेंट्रिक सर्कल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। A body is said to have a rotational motion or rotatory motion if each particle of a body travels in a concentric circle। सर्कल में ट्रैवल करना जरूरी नहीं है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होना जरूरी है। हो गया, चलो एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, तो अब ये ब्लॉक की जगह पे मैं स्टिक ले लेता हूँ, सेम चीज है, ब्लॉक की जगह पे एक स्टिक ले लेते हैं। ये स्टिक कुछ ऐसा रोटेट कर रही है। ओके, सो मैं बोल सकता हूँ कि इसका अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट देखूं तो टॉप मोस्ट पॉइंट इस तरह से कोई एक सर्कल में ट्रैवल करेगा। Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक मिनट, ऐसा कोई सर्कल होगा, मैं एग्जैक्टली नहीं बना पाऊंगा, बट कुछ इस तरह से समझ में आ जाएगा कि हर एक पॉइंट क्या कर रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे ट्रैवल कर रहा है, तो उसको मैं रोटेशनल मोशन कहूंगा। डाउट कोई? No, sir. ओके, हटा दो इसको। चलो, सो कॉन्सेंट्रिक, जैसे फैन की बात करें तो फैन के अगर मैं हर एक पॉइंट को देखूंगा तो वो एक सेंटर के अराउंड रोटेट कर रहा है। जो पॉइंट ऐसा है जो बिल्कुल भी मोशन नहीं कर रहा, जैसे अगर मैं फैन की बात करूँ तो एग्जैक्ट मिडल वाला जो पॉइंट होगा वो हमेशा रेस्ट पे वहीं के वहीं रहेगा, तो उसको मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन कहूंगा। वो पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है। आ रहा है समझ में? Yes, sir. ओके, अब देखो, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा है, उसको मैं सिंगल पॉइंट मान के चलूं, उस ऑब्जेक्ट को क्या मान के चलूं मैं, उस पॉइंट को एक सिंगल पॉइंट मान के चलूं, तो क्या करेगा? अगर एक पूरा ऑब्जेक्ट को मैं सिंगल पॉइंट मान के चलूं तो वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, सो जब मैं कोई ऑब्जेक्ट को सिंगल पॉइंट मान के चल रहा हूं तो वो रोटेशनल नहीं कर सकता, वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। तो ये लिख लो, इफ अ सिंगल पार्टिकल और अ पॉइंट मास मूव्स इन अ सर्कल देन इट इज नोन एज सर्कुलर मोशन। लिख लिया? रोटेशनल सबने लिख लिया? ओके, आगे बढ़े। चलो, हो गया बेटा सबका? लिख लिया रोटेशनल मोशन? ओके, सर अब देखो सिमिल, हाँ बोलो। सर, तो इसका मतलब सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन एक ही है, बट सर्कुलर में हम सिंगल पार्टिकल की बात सिंगल करते हैं, पार्टिकल की बात रोटेशन में करेंगे, यस, रोटेशन में ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ओके, दूसरी एक चीज बेटा, अगर जैसे हम लोगों ने पहले वाले जो ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ा, ओके, उसके अंदर मैं अगर मान लो ऑब्जेक्ट को ही हटा देता हूँ, ऑब्जेक्ट की जगह पे मैं उस कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मोशन कर रहा है उसको अगर मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलूं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लो एक कार ट्रैवल कर रही है, उस कार को अगर मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है। समझ में आ रहा है? यस ओके, तो बेटा आगे हम लोग ये पढ़ेंगे कि
हमेशा हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को एक सिंगल पॉइंट मान के चल रहे हैं। तो इफ अ सिंगल पार्टिकल और अ पॉइंट मास मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो उसको रेक्टिलिनियर कहेंगे। कोई ये मत लिखना डेफिनेशन, मतलब ये ऐसा कुछ मत लिखना, ऐसा लिखना, मैं लिख रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। ट्रांसलेशन में एक पॉइंट ज्वाइन कर दो, ट्रांसलेशन में एक पॉइंट ज्वाइन कर दो। इफ वी कंसीडर any object as a point mass or a point object then it can only have translatory motion। ओके, अगर मैं सिर्फ कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर एक पॉइंट मान लूं, तो पॉइंट का तो कोई ओरिएंटेशन होता ही नहीं है। ओके, तो वो हमेशा क्या करेगा, ट्रांसलेटिव मोशन करेगा। सो इफ यू कंसीडर एनी ऑब्जेक्ट एज अ पॉइंट ऑफ मास और अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, देन इट कैन ओनली हैव ट्रांसलेटरी मोशन। ये लिख लेना। ओके, वो रोटेशन नहीं कर सकता। हाँ, वो सर्कुलर मोशन कर सकता है। सर्कुलर मोशन एंड रोटेशन बहुत ही अलग है। जैसे मैं अर्थ की बात करूं, तो अर्थ सन के अराउंड जो कर रहा है वो क्या है, मैं बोलूं कि अर्थ सन के अराउंड क्या कर रहा है, नहीं, रोटेशन, सर्कुलर मोशन कर रहा है सन के अराउंड। सन इधर है, अर्थ इधर है, अर्थ गोल गोल घूम रहा है। अर्थ को एज अ पॉइंट मान लो, तो ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन जो है वो एक्चुअली पार्ट किसका है, इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। समझ में आ रहा है? यस सर। सर्कुलर मोशन एक्चुअल में किसका पार्ट है, वो रोटेशनल मोशन का पार्ट नहीं है। सर्कुलर मोशन जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन का पार्ट है। ओके, इसका पार्ट है सर्कुलर मोशन। क्यों? बिकॉज एक पॉइंट अगर कहीं पे भी जा रहा है, तो अगर सिंगल पॉइंट है तो फिर ट्रांसलेटरी मोशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या कहा है कि एवरी पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट ट्रैवल सेम डिस्टेंस। बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे एक ही पॉइंट है, तो वो तो सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कोई कंपैरिजन में है ही नहीं। तो हमेशा वो क्या कर सकता है, ट्रांसलेटरी कर सकता है। और अगर वो सर्कल में ट्रैवल करे तो उसको मैं सर्कुलर कह दूंगा। ओके, अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो उसको मैं रेक्टिलिनियर कह दूंगा। तो ट्रांसलेटरी के अंदर ही ये सारे मोशन आते हैं। कौन कौन से? रेक्टिलिनियर, उसके बाद कर्वीलिनियर, और कर्वीलिनियर का ही पार्ट है सर्कुलर। आ गया समझ में ये सब? ये रोटेशनल मोशन तब स्टार्ट होगा, रोटेशनल मोशन तभी स्टार्ट होगा जब मैं ऑब्जेक्ट को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करूंगा। अगर ऑब्जेक्ट को एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट किया तो रोटेशनल नहीं हो सकता। रोटेशनल तभी पॉसिबल है जब मैं ऑब्जेक्ट को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करूं। पॉइंट ऑब्जेक्ट को ट्रीट करूंगा तो हमेशा ट्रांसलेटरी होगा। आ गया समझ में? कोई डाउट? हटा दो इतने को। चलो, सो हम लोग ने ट्रांसलेटरी रोटेशनल समझ लिया क्या डिफरेंस है। ऑक्सिलेटरी बहुत सिंपल, कोई एक मीन पोजीशन से आगे या पीछे हो रहा है कोई चीज, तो उसको हम ऑक्सिलेटरी मोशन कहते हैं। सो बॉडी इज सेड टू हैव एन ऑक्सिलेटरी मोशन इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो रिपीटेडली अबाउट अ फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट को मीन पोजीशन कहते हैं। जैसे पेंडुलम हो गया, स्विंग हो गया, तो वो सारी चीजें क्या करती है, आगे पीछे करती है एक फिक्स पॉइंट के, तो उसको हम ऑक्सिलेटरी कहेंगे। लिख लो ये भी फटाफट। लिख लिया? ऑक्सिलेटरी मोशन जल्दी से लिख लो। डन सर। डन सबका? चलो, चलो आगे बढ़े आगे। सर यस बोलो। सर, जो रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन होगा स्क्रीन पर लाओ। क्या बोल रहे हो? सर, उसमें जो थर्ड लाइन है ना, द थर्ड एक्सिस लाइन rotation is a straight line that consists of the centers of circular motion, वो समझ नहीं आया। ऑफ अ पार्टिकल, ओके ओके। लेट्स एक फैन ट्रैवल कर रहा है, फैन गोल गोल घूम रहा है। ओके, या फिर एक ऐसी चीज मान लो कि ये गोल घूम रही है।
ये ऑब्जेक्ट है जो गोल घूम रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ एक्सिस, ये उसका एक्सिस है। ओके, इसके अराउंड गोल घूम रहा है। मतलब मान लो मेरे पास ये थर्मोमीटर है, तो थर्मोमीटर को मैं इधर से पकड़ के इसको गोल घुमा रहा हूँ, ऐसा आ रहा है समझ में? ये दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. ऐसा मैं रोटेट कर रहा हूँ, ऐसा मान लो। तो अगर मैं ऐसा ऐसा रोटेट कर रहा हूँ तो उसके हर एक पॉइंट, हर एक जो ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है उसके इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स है। Yes, sir. ये सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स एक सर्कल में ट्रैवल कर रहे होंगे। Yes, sir. तो उसका जो सर्कल होगा, ओके, वो एक जो सर्कल है उसका जो सेंटर होगा हमेशा यही वाला होगा। Yes. समझ में आ रहा है? यस सर। इसको आप 3D में एज्यूम करो। इस चीज को 3D में एज्यूम करोगे तो क्या पता चलेगा? जैसे कि मान लो लेट्स से ये मेरे पास है, रिमोट दिख रहा है। यस सर। ओके, इस रिमोट को मैं ऐसे गोल घुमा रहा हूँ, ऐसे गोल घुमा रहा हूँ, राइट? तो बेटा ये जो है वो एक सर्कल में ऐसा ट्रैवल कर रहा है, ये वाला पॉइंट है वो ऐसा ट्रैवल कर रहा है। इन सबका जो इन सभी सर्कल्स का जो सेंटर है वो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से पास होके इधर से बाहर निकलेगा एक स्ट्रेट लाइन। जब मैं ऐसे घुमा रहा हूँ इसको, तो जो इमेजिनरी सर्कल्स बन रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स जिस सर्कल पे है, ओके, वो इमेजिनरी सर्कल का जो सेंटर है वो सेंटर एक लाइन बनाएगा। वो सिंगल Yes, सेंटर sir. तो होगा नहीं अब, सॉरी। सो ये पूरी एक लाइन बनेगी। सो ये जो Yes. लाइन बनी, ये जो पूरी लाइन बनी उसको मैं क्या कहूंगा? एक्सिस कहूंगा। ये जो पूरी लाइन बन रही है उसको मैं क्या कहूंगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन कहूंगा। तो एक्सिस क्या है? इट इज collection of all the centers of the circles on which every particle of the object is traveling. समझ में आया? यस सर। ओके, तो वो लाइन वही लिखी थी। देखो क्या है लाइन? The axis of rotation is a straight line that consists of the centers of the circular motions of the particles. जितने भी पार्टिकल है वो जिस सर्कल में ट्रैवल कर रहे हैं उस सर्कल के सेंटर की जो कलेक्शन करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसको मैं एक्सिस कहूंगा। आ रहा है समझ में? जैसे तुम्हारा एक डोर है, डोर का एग्जांपल दिया है, तो डोर जहाँ से, जैसे ये मान लो ये दीवार है, ये डोर है, तो डोर यहाँ से ओपन और क्लोज होगा ऐसे। तो यहाँ से जो लाइन होगी वो क्या हो जाएगी? एक्सिस हो जाएगी। यस सर। ओके, आ गया समझ में एक्सिस ऑफ रोटेशन सबको? चलो आगे बढ़े। सर यस बोलो। सर ये रोटेशनल मोशन में ऐसा भी तो हो सकता है, मतलब ये पॉसिबल है ना कि जो पार्टिकल्स है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करें इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल मतलब हर एक पार्टिकल की बात कर रही हो या किसकी बात कर रही हो? हाँ, हर एक पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे, ऐसा नहीं पॉसिबल है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज जैसे ये रिमोट की अगर मैं बात करूँ, रिमोट को ऐसे गोल घुमा रहा हूँ, ओके, तो ये जो यहाँ से एक सेंट्रल लाइन होगी जिसके अराउंड गोल घूम रहा होगा वो, हाँ या ना? इस सेंट्रल लाइन से जो भी पॉइंट जितना दूर होगा उतना बड़ा सर्कल पे रोटेट करना पड़ेगा, और जो इस सेंटर पॉइंट के नजदीक होगा उसको छोटे सर्कल पे रोटेट करना पड़ेगा, राइट? सो हर एक पॉइंट एक डिफरेंट सर्कल पे ट्रैवल कर रहा है, तो हर एक पॉइंट के लिए जो डिस्टेंस कवर होगा वो अलग अलग होगा। जैसे इसको ऐसे समझ लो कि मैं इधर से रोटेट कर रहा हूँ, ऐसा रोटेट कर रहा हूँ, तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ओके, और जो यहाँ का पॉइंट है वो बेचारा कुछ भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा है, ओके, तो हर एक पॉइंट अलग अलग डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगा। और सर ये ऑसिलेटरी मोशन में इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल, देन इट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। यस, तो एक्सट्रीमली स्मॉल कितना स्मॉल होना चाहिए? एक्सट्रीमली मतलब हम लोग वो तो डिपेंड करेगा ना कि किस चीज की बात कर रहे हैं। एक्सट्रीमली स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? जैसे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ही छोटा है तो वो वाइब्रेटरी कहूंगा। जैसे स्ट्रिंग हो गई, गिटार की स्ट्रिंग जो है वो लंबी है तो उसका वाइब्रेशन होगा वो बहुत ही कम होगा, सो उसको मैं क्या कह सकता हूँ? वाइब्रेटरी मोशन कह सकता हूँ। एक पेंडुलम कभी वाइब्रेटरी मोशन नहीं करेगा, पेंडुलम हमेशा क्या करेगा? ऑक्सिलेटरी मोशन। ओके, सो ऑक्सिलेटरी मोशन का ही पार्ट है वाइब्रेटरी, जिसके अंदर क्या होना चाहिए? या तो एम्पलीट्यूड बहुत छोटा होना चाहिए या तो स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा स्पीड से करेगा तो उसको हम वाइब्रेटरी कह सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, जो हम लोगों ने पहले भी लिखा था, तो सिर्फ नोट करके लिख लो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ओके, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं। द प्लेस फ्रॉम विच मोशन इज ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड। पिछली स्लाइड, एक मिनट, ये वाली बोलो क्या है इसमें। हेलो, लिखना बाकी था। यस सर, इसका लिखना बाकी है। हो गया जल्दी आपका? जल्दी लिख लो। हो गया हो गया अब? ओके, यस सर। चलो। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? एक ऐसी पॉइंट जहां से मैं हर एक चीजों को, ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मेजर कर रहा हूँ। ओके, सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस करके पूरा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना लिख लो, द प्लेस फॉर विच मोशन इज ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, लिख लिया? जो हाईलाइट किया वो लाइन लिख ली? जहां से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहूंगा। ओके, ऑब्जर्व्ड एंड मेजर दोनों चीज कर रहा हूँ। ओके, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं, उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। दूसरी एक चीज, जब तक कुछ मेंशन नहीं किया, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि भाई सन मोशन में है, रेस्ट पे है, क्या बोलोगे? सर डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यस, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बट अगर मान लो एग्जाम में आ गया, एग्जाम में पूछ लिया कि सन इज इन मोशन और रेस्ट, वहां पे कुछ भी नहीं बताया, अब तुम पूछने तो जा नहीं सकते हो कि ये किसके रिस्पेक्ट में पूछा है। तो अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, मतलब अगर कुछ भी नहीं बताया, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच टू अर्थ। मतलब ग्राउंड जो होगा उसको मैं एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के चलूंगा, जब तक कुछ नहीं बताया तब तक। ओके, ये भी लिख लेना। हाँ बोलो। सर मतलब इसके मतलब से तो ये हुआ ना कि सन मोशन में होगा। यस, इसका मतलब से ये हुआ कि जब मैं पूछूं कि सन इज इन मोशन और रेस्ट, तो तुम्हें आंसर लिखना है, एग्जाम में आंसर लिखना है सन इज इन मोशन। पर मैं जब वर्बली तुमसे पूछ रहा हूँ कि भाई सन मोशन में या रेस्ट पे है, तो तुम डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हो कि सर किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो। समझ में आ रहा है डिफरेंस? यस सर। ओके, तो जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, जो प्रिंटेड क्वेश्चन है उसमें मेंशन नहीं किया, तब मानना है कि ग्राउंड से अटैच्ड है, अर्थ से अटैच्ड है। ओके, चलो। सो बेटा सर हम फ्रेम लोग ऑफ रेफरेंस, हाँ सर फ्रेम हाँ ऑफ बोलो। रेफरेंस जैसे किसी भी क्वेश्चन में हम लोग मतलब कुछ भी नहीं दिया तो भी अगर हम लोग को किसी और चीज का फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना ले है सकते हैं, ले ग्राउंड सकते के ले अलावा, सकते हैं। ले हाँ सकते ले हैं? सकते हैं, ले सकते हैं। ओके, बट जैसे कि मान लो तुम और किसी का ले लिया, बट तुम्हें जैसे कि मान लो क्वेश्चन में करवाता हूँ एक छोटा सा, लेट्स से, एक मिनट, लेट्स से ये ग्राउंड है हमारा। ओके, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, या फिर ये ऑब्जेक्ट चल रहा है आगे की तरफ विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। ये चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। ओके, ये हमारे, हम यहाँ पे हम रिलेटिव मोशन की थोड़ी बहुत बात करेंगे, तुम्हें शायद पता हो नहीं पता हो, बट ये शायद समझ में आ जाएगा। और ये दूसरा आदमी है, वो इस तरफ आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, 5 मीटर पर सेकेंड से। चलो, अब तुमसे ये पूछा, ये बताओ भाई, ये इसको मैं बी नाम दे देता हूँ, इसको ए नाम दे देता हूँ। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड जो दे रखी है, वो किसके रिस्पेक्ट में दे रखी है? जो पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा है, वो किसके रिस्पेक्ट में स्पीड दे रखी है? तो वो दे रखी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। आ रहा है समझ में? जो ऑलरेडी दे रखी है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रखी है। अब एक बात बताओ, ये ए वाला 2 के स्पीड से जा रहा है, बी वाला 5 के स्पीड से उसकी तरफ आ रहा है। तो जब ए वाला देखेगा कि बी की स्पीड क्या है, तो ए वाला क्या बोलेगा? 7 ए मीटर। वाले के रिस्पेक्ट में वो 7 मीटर पर सेकंड से मेरी तरफ आ रहा है, ऐसा लगेगा उसको। तो मैं इधर लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज व्हाट? 7 मीटर पर सेकंड। ओके, जब मैं सिर्फ ऐसा लिख रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ बी, तो जब मैं उन्हें मेंशन नहीं किया,
कि किसके रिस्पेक्ट में, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेना है, तो मैं लिखूंगा 5 मीटर पर सेकंड। आया समझ में? समझ में आ गया ये? ओके, तो जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है विच मीन्स ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और अगर कुछ दिया हुआ है तो वो रिस्पेक्ट देना पड़ेगा सर वो क्वेश्चन में। 7 कैसे होगा, वो 3 होगा ना? बेटा देखो, ए जो है वो बी जो है वो एक ही तरफ ही आ रहा है, तो उसको ज्यादा फास्ट आते दिखेगा या कम धीरे धीरे आते दिखेगा? सोच के बताओ। आया समझ में? ओके सर। या फिर अभी भी नहीं समझ में आया तो ऐसा अज्यूम कर लेते, लेट से ये दोनों एक दूसरे से अभी कुछ मान लो 20 मीटर दूर है। इनिशियली कितने मीटर दूर है? 20 मीटर। 1 सेकंड के बाद क्या होगा वो सोच के बताओ। 1 सेकंड के बाद ए वाला 2 मीटर आगे आ गया और बी वाला 5 मीटर आगे आ गया, तो मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अब ए वाला 2 आया, बी वाला 5 आया, तो अब पहले जो 20 मीटर अपार्ट थे वो 13 मीटर अपार्ट हो जाएंगे। यस सर। तो 1 सेकंड के बाद दोनों ने एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 7 मीटर पर सेकंड। ओके सर। तो उसकी स्पीड 7 मीटर पर सेकंड आएगी। समझ में आया? इसके ऊपर बेटा हम लोग और अच्छी तरह से क्वेश्चंस करेंगे, तब ज्यादा पता चलेगा कि एग्जैक्ट 7 क्यों आया, ओके, सब्ट्रैक्ट मतलब एडिशन क्यों किया, 5 + 2 7 क्यों किया, वो सब बाद में देखेंगे। ओके, तो पर अभी इतना समझ लो कि जब तक कुछ भी नहीं मेंशन किया तब तक हम लोग ग्राउंड की बात करते हैं। ओके, आगे बढ़े। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और क्या क्या ऐड होता है? तो बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सबसे चीज जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस लिए ले रहे हैं? हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं ऑब्जर्व करने के लिए और मेजर करने के लिए। तो अगर मेरे को कोई ऑब्जेक्ट का कोई भी चीज उसकी पोजीशन मेजर करनी है तो मुझे क्या चाहिए होगा? रेफरेंस पॉइंट के साथ कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए होगा, तभी मैं मेजर कर सकता हूँ। मेरे से कोई ऑब्जेक्ट कितना दूर है वो कैसे फाइंड आउट करेगा? मैं एक नंबर लाइन लूंगा, नंबर लाइन पे मैं 0 पे खड़ा रहूंगा, वो जहां पे खड़ा है वो मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। तो मुझे एटलीस्ट अगर 1D मोशन हो रहा है तो नंबर लाइन चाहिए, अगर 2D मोशन चल रहा है तो मुझे ग्राफिकल कार्टेशियन प्लेन चाहिए। आ रहा है समझ में? अरे हाँ यस ना? सर। ओके, तो रेफरेंस फ्रेम के साथ साथ क्या क्या इंक्लूडेड होता है? तो रेफरेंस फ्रेम के साथ तुम्हारे फ्री में क्या मिलेगा? एक नंबर लाइन मिलेगी 1D मोशन में, 2D मोशन में कार्टेशियन प्लेन मिलेगा। कार्टेशियन प्लेन मतलब ग्राफ पेपर, एक्स वाई एक्सिस वाला, या 3D मोशन होगा तो एक्स वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 चीज मिलेगी। दूसरी चीज बेटा ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन अनलिमिटेड टाइम के लिए तो नहीं कर सकते, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। ओके, तो रेफरेंस फ्रेम में एक और चीज क्या ऐड हो जाएगी? मेरे पास एक वॉच होगी। ओके, मेरे पास एक घड़ी होगी जो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि कितने टाइम के लिए ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आ गया समझ में? तो रेफरेंस फ्रेम के साथ हमेशा क्या चीजें ऐड हो जाती है? एक क्लॉक ऐड हो जाती है और एक कार्टेशियन सिस्टम ऐड हो जाता है। समझ में आ गया? कोई डाउट? यहाँ पे वही लिखा है, वी ऐड क्लॉक टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू मेजर टाइम। वी ऐड क्लॉक, वी ऐड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हम ऐड करते हैं टू मेजर डिस्टेंस। समझ में आ गया? या फिर टू मेजर पोजीशन। हटा दो रेफरेंस फ्रेम को? समझ में आ गया ना पूरा? यस सर। ओके, सो रेफरेंस फ्रेम जब तक कुछ नहीं बोला तो ग्राउंड लेनी है, वरना दिया होगा। चलो, मोशन इन 1D 2D एंड 3D। तो हम लोग यही पढ़ने वाले आगे कि 1D मोशन क्या होता है, 2D मोशन क्या होता है, 3D मोशन क्या होता है। 1D मोशन हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे, 2D मोशन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे 1D 2D 3D। तो ये जो 1D है वो दिखा रहा है कि मुझे कितनी नंबर लाइन यूज करनी पड़ेगी। डी क्या बता रहा है? नंबर लाइन अज्यूम कर लो। ओके, सो जब मैं बोल रहा हूँ 1D मोशन, तो 1D मोशन मतलब ऐसा मोशन जिसके अंदर सिर्फ एक नंबर लाइन का यूज करके मैं हर एक चीज बता दूं, मतलब ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा स्ट्रेट लाइन में। ओके, तो मैं एक ही नंबर लाइन यूज करूंगा जिससे सब कुछ पता कर सकते हैं। 2D मोशन में क्या होगा? ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा प्लेन में, ओके, एक सरफेस पे मूव करेगा, तो उसको बताने के लिए मेरे को 2 नंबर लाइन चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है तो मैं क्या कर सकता हूँ? प्लेन का कोई भी पॉइंट को मार्क कर सकता हूँ। आ रहा है समझ में? ओके, और 3D मोशन में क्या होगा?
मेरे पास 3 नंबर लाइन हो जाएगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। मतलब अब वो ऑब्जेक्ट सरफेस से उठ के कहीं और भी जा सकता है। समझ में आ रहा है? जैसे एक बर्ड है, तो बर्ड कहीं पे भी मोशन कर सकता है, वो 3D मोशन है। एक मान लो चींटी है, ओके, जो चींटी होगी वो क्या करेगी, सिर्फ बेचारी चल सकती है, उड़ नहीं सकती, तो वो एक सरफेस पे चल सकती है, सो विच इज अ 2D मोशन। आ गया समझ में? और अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, तो लाइट हमेशा क्या करेगी, 1D मोशन करेगी। आ रहा है समझ में? सर एक बार 3D का वापस बताएंगे? हाँ, 3D मतलब क्या होगा बेटा? 3D मतलब डायमेंशन। एक 3 डायमेंशनल मोशन। तुमको ऐसा समझना है कि 3 डायमेंशन मतलब एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस, 3 एक्सिस का यूज करके मैं मोशन को रिप्रेजेंट कर सकूं। जैसे कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है पॉइंट ए से, मान लो ये चल फिर के गोल घूम के इस पॉइंट बी तक आ रहा है, मुझे इसका मोशन रिप्रेजेंट करना है, मुझे इस मोशन को मैथमेटिकली लिखना है। तो मुझे ये बेटा जितने भी जिस पॉइंट पे जा रहा है उस पॉइंट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, तभी मैं 2D मोशन को रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। ये जो भी पॉइंट पे जा रहा है, ये जो मैंने लाइन बनाई, कर्व लाइन बनाई, उसके इंडिविजुअल हर एक पॉइंट को मुझे डिफाइन करना आना चाहिए। समझ में आ रहा है? हर एक पॉइंट को इंडिविजुअली डिफाइन करना आना चाहिए, तभी मैं इसके मोशन के बारे में स्टडी कर सकता हूँ। सो इंडिविजुअल पॉइंट को डिफाइन कैसे करेंगे? मनन, आवाज नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को? सबको आवाज आ रहा है? यस सर। आ रहा है ना? ओके। सो बेटा इंडिविजुअल पॉइंट को डिफाइन करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? तो इसके इंडिविजुअल पॉइंट को डिफाइन करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ले लेता हूँ। अब मैं हर एक पॉइंट को एक स्पेसिफिक लोकेशन दे सकता हूँ, एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल नंबर से एसोसिएट कर सकता हूँ। आ रहा है समझ में? यस सर। तो ये 2D मोशन हो जाएगा। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये ए बी को छोड़ के ये तुम्हारे स्क्रीन से भी बाहर निकल रहा है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ ये पॉइंट जो है वो स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक जेड एक्सिस लेना पड़ेगा, एक्स वाई एक्सिस के साथ साथ ही एक ऐसा जेड एक्सिस लेना पड़ेगा। ये जेड एक्सिस जो मैं बना रहा हूँ वो क्या दिखा रहा है, ये स्क्रीन के बाहर जा रहा है, स्क्रीन के अंदर आ रहा है। आया समझ में? ओके। सो अगर मेरे को 3 डायमेंशनल मोशन पढ़ना है तो मेरे को 3 नंबर लाइन की जरूरत पड़ेगी। तो ये जितनी नंबर लाइन जितनी नंबर लाइन का यूज कर रहा हूँ वो तुम एक्चुअल में 1D 2D या 3D बता रहा है। आ गया समझ में? यस। चलो, सो 1D 2D 3D में कोई डाउट? सर इसका एग्जांपल है कोई 3D मोशन? 3D मोशन का एग्जांपल बोला ना बेटा, बर्ड अगर फ्लाई कर रहा है तो वो लेंथ भी होगी, उसकी ब्रेथ भी होगी, हाइट भी होगी। सर मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ी देर पहले। अच्छा अच्छा, ओके। तो जैसे कि मान लो एक रूम है, ओके, इस रूम के अंदर मान लो मैं मोशन कर रहा हूँ, जैसे ये मैं 3D रूम दिखा रहा हूँ, राइट। सो इस 3D रूम के अंदर अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट, एक मिनट, ये 3D रूम में क्या करना पड़ेगा मेरे को, अगर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से अभी वो इधर बैठा हुआ है, ओके, ये चल चल के इधर जा रहा है, तो बताओ 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन, कैसा मोशन हो रहा है? 2D ये 2D मोशन हो रहा है बेटा, ओके। अगर मान लो यही ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है, अब बताओ 1D 2D 3D, ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो 1D 2D 3D? 2D। सोच के बताओ 1D 2D या 3D? 1D मोशन होगा। क्यों 1D और 2D क्यों नहीं होगा? नहीं, 1D होगा। क्यों 1D? बिकॉज बेटा अब मैं क्या करूंगा, मेरी जो नंबर लाइन है इसको मैं ऐसे बना देता हूँ। समझ में आ रहा है? मैं नंबर लाइन को ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ। सर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है, मतलब ये जो रेक्टेंगल का, तो उसके हिसाब से तो 2D ना, क्योंकि ए बी के हर एक पॉइंट को हम लोग वो मतलब उस हिसाब से डिफाइन करेंगे। पर मैं उसको क्यों, जब मैं सिर्फ ए से बी जाना है मुझे, और मुझे पता है कि वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ओके, तो मैं यही कर सकता हूँ कि मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को हटा के एक ही नंबर लाइन यूज करूँ, तो फिर 1D में ही काम चल जाएगा। हाँ, ये अगर तुम ऑलरेडी तुमने ये डिफाइन किया हुआ है एक्स वाई जेड एक्सिस,
तो फिर तुम 2 नंबर लाइन का यूज करोगे, बट वही चीज वही 1 नंबर लाइन से भी ट्रीट हो सकती है। तो मैं मोशन को 1D ही बोलूंगा, भले तुम उसको एज अ 2D ट्रीट करके स्टडी करो। हाँ समझ में? ओके, तो सर हम लोग किसी भी मोशन को मतलब जैसे 1D मोशन है उसे 3D में भी पढ़ सकते हैं? हाँ 3D में मैं उसको एनालाइज कर सकता हूँ, बट अगर मैं 3D में एनालाइज करूंगा तो उससे बेटर ये रहेगा कि वो स्ट्रेट लाइन में है तो 1D से एनालाइज कर लो, क्यों 3D का दिमाग खा रहे हो। ओके, वो भी बेटर रहेगा। तो 1D 2D 3D ऐसा नहीं है कि मैं किस तरह से स्टडी कर रहा हूँ। 1D 2D 3D ये है कि जो मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट है। अगर मैं मिनिमम 1 नंबर लाइन से काम चल जाएगा तो वो 1D मोशन कहेगा। अगर मैं उसी चीज को स्टडी करने के लिए 2 नंबर लाइन का यूज कर रहा हूँ तो उसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो 2D हो गया, वो अभी भी 1D ही है। आया समझ में? यस सर। कोई डाउट बेटा? ये समझ में आया? तो जब A से B जा रहा है तो 1D मोशन हो रहा है। A से मान लो ये C पॉइंट पे जा रहा है तो वो 2D मोशन हो रहा है, बिकॉज कर्व पाथ पे जा रहा है। कर्व पाथ पे जा रहा है तो मेरे को कंपलसरी 2 नंबर लाइन का यूज करना पड़ेगा, राइट? अगर मान लो अब मैं बोल रहा हूँ कि ये A से उठ के यहाँ पे कहीं गया, ओके, कोई इस पॉइंट पे गया और ये है पॉइंट D, तो ये कैसा मोशन होगा? 3D मोशन। सो अब ये 3D मोशन होगा। मुझे X, Y और Z तीनों एक्सिस का यूज करना पड़ेगा। आ गया समझ में 1D 2D 3D अच्छी तरह से? यस सर। ओके, तो जब तक एक प्लेन पे कर्व पाथ पे ट्रैवल हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ 2D है। अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल हो रहा है तो बोलूंगा 1D है। अगर स्पेस में जा रहा है कहीं पे, स्पेस मतलब जो अपने आसपास की जगह है उसमें जा रहा है, तो उसको मैं 3D बोल दूंगा। ओके, आगे बढ़े। चलो, सो 1D 2D 3D लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। ओके, समझ लो उतना बहुत है। चलो सिर्फ ये लिखो 1 डायमेंशनल मोशन में लिखेंगे। 1 डायमेंशनल मोशन इतना लिखो। 1 डायमेंशनल मोशन ये लिखो, उसमें लिखो the dimension of an object, sorry, the motion along a straight line is called 1 dimensional motion. Okay, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, लिख लो लास्ट वाली लाइन। 3 लाइन लिख लो जल्दी से। ओके, ये 3 लाइन लिख लो। सो जब तक अगर सिर्फ एक ही डायमेंशन उसका चेंज हो रहा है, ओके, या फिर लास्ट वाली लाइन मत लिखो, छोड़ो, गड़बड़ है। ओके, कोऑर्डिनेट वाला भी मत लिखो, सिर्फ 1 लाइन 1 डायमेंशन मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, ऐसे समझ लो। ओके, वरना तुम फिर आर्ग्यू करोगे कि सर अगर मान लो, जैसे कि मान लो मैं बताता हूँ कि ये डेफिनेशन में क्या गड़बड़ है वो देख लेते हैं। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो इस स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रहा है, ऐसी स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रहा है। ओके, ये स्ट्रेट लाइन है एक्स इज इक्वल टू वाई वाली, मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1,1 होंगे, राइट? इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट और क्या होंगे? 2,2 होंगे, 3,3 होंगे। समझ में आ रहा है ये मैं जो बोल रहा हूँ? ओके, तो इसमें देखो दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, दोनों कोऑर्डिनेट चेंज तो हो रहा है, बट फिर भी मैं इसको क्या कहूंगा? 1 डायमेंशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल है हो रहा है। ओके, हाँ, जब हम पढ़ेंगे इसको तो एज अ 2D पढ़ेंगे। जब मैं इसको पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा? इसको एज अ 2D मोशन पढ़ूंगा। क्यों 2D मोशन पढ़ा बेटा? बिकॉज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इन दोनों का मैं यूज कर सकता हूँ इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। आ रहा है समझ में? या फिर सर हम लोग डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, मतलब हाँ, तो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन ये है। ओके, बट बेटर ये रहेगा कि हम लोग कोऑर्डिनेट को एक्स वाई जेड ही रखते हैं और फिर स्टडी कर लेते हैं। तो भले ही ये 1D मोशन है पर हम इसको पढ़ेंगे एज ए 2D मोशन। समझ में आ रहा है? ओके, चलो आगे बढ़े। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी पता है सबको ये?
यस कोई लिखने की जरूरत है किसी को? 9th-10th में ये बहुत पढ़ा है स्केलर वेक्टर। कोई डाउट है? नो स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना। ओके, बहुत सिंपल चीज है। एरिया वेक्टर कैसे है? एरिया बेटा वेक्टर है, तुम आगे पढ़ोगे, जब उसका यूज आएगा तब पता चल जाएगा। ओके ओके चलो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट लिख लो, बहुत सिंपल, फटाफट लिखेंगे। डिस्टेंस मतलब जिस पाथ पे जा रहा है, इस पाथ की लेंथ को हम डिस्टेंस कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। यस बोलो। सर, वो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में लिखना है। तुम्हें पता है या नहीं पता है वो बताओ। हाँ सर, पता है। अगर पता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, जिसको नहीं पता वो जरूर लिख लो। ओके, जिसको नहीं पता वो जरूर लिख लेना, मैं ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा ग्रुप पे। ओके, तो जिसको नहीं पता वो इसमें से लिख लेना। चलो बेटा एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ अब समझा देता हूँ, लिखना बंद कर दो। 10 मिनट बाकी है, राइट? यस सर। 10 मिनट बाकी है ना? ओके यस सर। तो मैं बेटा अब समझा देता हूँ, लिखना अभी बंद कर देना थोड़ी देर के लिए। मैं ये स्क्रीन मतलब ये तुमको सेंड कर दूंगा, या फिर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, दोनों ऑप्शन है। सो डिस्टेंस क्या होता है? जिस पाथ पे जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट, उस पाथ की लेंथ को डिस्टेंस कहेंगे। डिस्टेंस जो होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब डायरेक्शन की जरूरत नहीं है उसमें, ऐसा यूनिट मीटर है। ओके, और डिस्टेंस की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, जो भी उसकी इनिशियल पोजीशन है, उसके बाद जो फाइनल पोजीशन है, दोनों को अगर मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लूं तो उसको मैं डिस्प्लेसमेंट कहूंगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसको हम डायरेक्शन के साथ बताना पड़ेगा। ओके, और डिस्प्लेसमेंट कभी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। तो नेगेटिव क्यों हुआ? तो जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो रहा है तो याद रखना है कि जो नेगेटिव साइन है वो डायरेक्शन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है वो? डायरेक्शन। नेगेटिव साइन डायरेक्शन दिखा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर क्वांटिटी है, और इसी के लिए उसका नेगेटिव साइन पॉसिबल है, और नेगेटिव साइन उसकी डायरेक्शन दिखाता है। कोई डाउट यहाँ तक? ओके, क्या डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड करेगा? मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कौन से पाथ पे जा रहा हूँ, क्या डिस्प्लेसमेंट उस पर डिपेंड करेगा? नो सर। नहीं करने वाला। ओके, डिस्टेंस डिपेंड करेगा, किस पाथ पे जा रहा हूँ उस पर डिस्टेंस डिपेंड करेगा। यस, डिस्टेंस डिपेंड करेगा कि किस पाथ पे जा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट डजंट डिपेंड ऑन द पाथ। दूसरा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम कब हो जाएगा? 1D मोशन। जब 1D मोशन होगा। 1D मोशन इन सिंगल डायरेक्शन होना चाहिए। ओके, अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट आगे जाके वापस पीछे आ रहा है तो फिर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा, बिकॉज आगे जाके पीछे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा जबकि डिस्टेंस बढ़ जाएगा। आ रहा है समझ में? यस। ओके, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम तब होगा, उसका वैल्यू सेम तब होगी जब स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, आगे आके पीछे नहीं आ रहा है, तब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या है? ओके, डिस्प्लेसमेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सो 1D मोशन की हम जब बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हम निकालते हैं x2 - x1, मतलब O मेरा रेफरेंस पॉइंट है, मान लो ये पोजीशन P1 पे है, थोड़ी देर के बाद P2 पे चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट मैं बोल सकता हूँ इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, सो ये डिस्प्लेसमेंट मैं कैसे निकालूंगा? x2 - x1। सो डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा x लिखते हैं और वो हो जाता है x2 - x1। ओके, अगर ये क्या बोल रहे हो बेटा? ये फॉर्मूला डेल्टा x2। यस, लिखना है फॉर्मूला लिखना है। ओके, ये फॉर्मूला लिखना है, डायग्राम भी ड्रॉ करना है, डायग्राम भी ड्रॉ करके फॉर्मूला लिखना है कि अगर मेरे को डेल्टा x चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो क्या करूंगा? x2 - x1 करूंगा। ओके, वेरी सिंपल फॉर्मूला। कोई डाउट? ओके, अगर मान लो ये x2 - x1 नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? अगर मान लो x2 - x1 मेरा नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट जो ट्रैवल कर रहा है उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ये डायरेक्शन में हुआ, बिकॉज x2 छोटा हो जाएगा उस केस में। अगर मैं बोल रहा हूँ कि x2 - x1 नेगेटिव आ रहा है, विच मीन्स x2 छोटा है। x2 छोटा है मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में मोशन हो रही है, नेगेटिव x एक्सिस के तरफ मोशन हो रहा है। डाउट कोई? आगे बढ़े? यस सर। ओके,
चलो डेल्टा एक्स समझ में आ गया। स्पीड क्या होती है? वेरी सिंपल, ये भी तुम लिख सकते हो। स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ओके, कभी कभी किलोमीटर पर आवर में भी लिखा जाता है। डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l t-1। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव और जीरो। जीरो कब हो सकती है? जब ऑब्जेक्ट ट्रैवल ही नहीं कर रहा और रेस्ट पे है। सो इट कैन बी पॉजिटिव और जीरो, बट नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकती बिकॉज डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। आया समझ में स्पीड में? यस सर। स्पीड आउट। ओके, स्पीड के अंदर बेटा यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड अभी मत लिखना, हम लोग करेंगे इसको जो मैं दे रहा हूँ। एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वेलोसिटी तुम्हें लिख लेना है। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ये भी तुमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। डायरेक्शन, या फिर मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट? सो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ऐसा यूनिट वापस मीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1। ओके, इट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। कोई डाउट? यस, नो सर। सर, हाँ बोलो। अगर हम वेलोसिटी को 3D मोशन में ले तो उसका नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब कैसे डिसाइड करेंगे? यस, अगर हम लोग Direction. जैसे ही बेटा हम लोग 3D में जाएंगे या फिर 2D में जाएंगे, तो अब तक बेटा हम सबको पता है कि 1D मोशन होता है, उसमें सिर्फ 2 डायरेक्शन होती है। तो जब तक मेरे पास 2 डायरेक्शन है तो मैं क्या करूंगा? एक डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलूंगा, दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव बोलूंगा। आ रहा है समझ में? यस सर। बट जब मैं 2D में या फिर 3D में जाऊंगा तो मेरे पास डायरेक्शन कितनी है? 4। इनफाइनाइट डायरेक्शंस है। ओके, 4 यस। नहीं है बेटा, इनफाइनाइट हाँ। डायरेक्शंस है। तो ये सारी इनफाइनाइट डायरेक्शंस को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास एक अलग चीज होती है जिसको हम कहते हैं वेक्टर्स। ओके, तो Okay, sir. वेक्टर्स करके एक अलग चीज आएगी जिसमें पता चलेगा कि डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम पहले वेक्टर पढ़ेंगे, फिर 2D मोशन पढ़ेंगे। आ गया समझ में? यस सर। ओके, अच्छा, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में ये जो प्रेजेंटेशन डाल रहा हूँ उसमें से लिख लेना। स्पीड एंड वेलोसिटी का बेसिक जो है वो इस प्रेजेंटेशन से लिखना है। ओके, अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये हम लोग देख रहे थे, ये भी तुम लिख सकते हो। ये चीज भी लिखनी है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? तो यूनिफॉर्म मतलब साइंस में पढ़ा हुआ है, जब तक कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। ओके, मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, उतनी स्पीड से चल रहा है, तो उसको यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। वेरिएबल स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहेंगे? जब अपनी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो टाइम इंटरवल्स के साथ साथ चेंज हो रही है, तो उसको हम वेरिएबल स्पीड कहेंगे। सिंपल है ये सब? यस सर। राइट, ये 9th में सब कुछ किया हुआ है। तो ये यूनिफॉर्म, वेरिएबल, ये भी लिखना है तुम लोगों को। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इसमें भी एवरेज स्पीड तुम कर सकते हो, इंस्टेंटेनियस मैं डिस्कस करूंगा। ओके, एवरेज स्पीड होती है टोटल जर्नी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस जो कवर किया वो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करने से एवरेज स्पीड मिलेगी। एनी डाउट? नो सर। एवरेज स्पीड समझ में आ रहा है सबको? ओके, इंस्टेंटेनियस छोड़ देना, लिखना ही मत, कुछ भी मत लिखना, एक लाइन मत लिखना उसकी। ओके, बट यूनिफॉर्म, वेरिएबल एंड एवरेज इतना लिखना है। अच्छा, इस एवरेज में बेटा ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो तुम्हारी मर्जी, लिखना है तो लिख सकते हो वरना छोड़ दोगे बिकॉज सिंपल एग्जांपल्स है। ओके, सिमिलरली वेलोसिटी में भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल वेलोसिटी। तो बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड, इसमें डिफरेंस क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, क्या डिफरेंस है? डायरेक्शन का डिफरेंस है। ओके, जब भी हम वेलोसिटी की बात करेंगे ना तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मान लो ऐसे सर्कल में ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ऑब्जेक्ट है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सर्कल में ट्रैवल कर रहा है। दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। तो ये जो 10 मीटर पर सेकंड है, पहला वाला जो सर्कल में ट्रैवल कर रहा है, उसको मैं क्या यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकता हूँ, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ओके, मैं बोल सकता हूँ बिकॉज उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, 10 मीटर पर सेकंड ही रह रही है। क्या मैं इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकता हूँ? नो सर।
नहीं बोल No. सकते। क्यों नहीं बोल सकते यूनिफॉर्म वेलोसिटी? बिकॉज उसकी Change in डायरेक्शन direction चेंज at हो every रही है। point. ओके, इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। तो मैं बोलूंगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं, क्या मैं इसको यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकता हूँ? Yes sir. Yes, sir. बोल सकते हैं। क्या मैं इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकता हूँ? Yes sir. Yes, sir. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोल सकता हूँ जब तक वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करे। अगर डायरेक्शन चेंज करेगा तो फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रहेगी। सर ये सर्कुलर ये मोशन जो है, हम हाँ ये सर्कुलर मोशन हम एक्सेलरेटेड मोशन बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं। ओके, हम नेक्स्ट क्लास में एक्सेलरेशन भी पढ़ेंगे, तब ये डिस्कस करेंगे। सो यूनिफॉर्म स्पीड भी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है। आ गया समझ में ये? अच्छा, Yes, क्या sir. ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है? क्या ऐसा पॉसिबल है? No sir. No. ओके, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल चीज है ये। ओके, बिकॉज अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है मतलब उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। अगर वैल्यू ही चेंज हो रही है तो वेलोसिटी की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट? ओके, सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड का डिफरेंस समझ में आ गया। वेलोसिटी में सिर्फ डायरेक्शन हम लोग चेक करेंगे, जबकि स्पीड में डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती, राइट? दूसरा एवरेज वेलोसिटी, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। उसका फॉर्मूला यहाँ तक पूरा कंप्लीट लिखना है सबको। ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी छोड़ देना है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंटेनियस वाला छोड़ना है, बाकी सारा लिखना है। कोई प्रॉब्लम किसी को? सर तो ये पीडीएफ आप भेज दोगे ना? हाँ, ये प्रेजेंटेशन में सेंड कर रहा हूँ तुम्हें। ओके, तक होमवर्क में चैप्टर नोट्स, होमवर्क में ये जो नोट्स है वो लिखनी है, कंप्लीट करना है। और दूसरा बेटा, मैं थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल्स जो एक्सरसाइज के डिस्प्लेसमेंट या स्पीड पे जो तुम कर सकते हो, वो वाले क्वेश्चंस मैं तुमको होमवर्क में दे रहा हूँ। ओके, वो व्हाट्सएप पे आ जाएगा। ओके सर। ओके सर। ओके, बाय 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 बाय। थैंक यू सर। बाय सर। ओके, बाय 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 बाय।